हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं एयरफोर्स से ग्रुप कैप्टन अश्विनी बक्कू, और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं, अश्विनी बक्कू ने कारगिल की वॉर के दौरान एज बतौर एक पायलट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसके साथ आगे मैं ले चलता हूं आपको, हमारे साथ जुड़े हैं विंग कमांडर काला, एंड ये दोनों हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा को लेकर के कि हाल ही में रफाल जो है वो हिंदुस्तान की धरती पर लैंड कर चुका है। 5 रफाल हिंदुस्तान के पास आ चुके हैं, और जैसे कि इन रफाल के आने से मीडिया में एक बहुत ज्यादा हाइप बना दी गई है कि वाकई में ये हिंदुस्तान की जो सुरक्षा है उसमें एक अहम भूमिका निभाएंगे, और हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस को, खास करके एयरफोर्स को, ये और भी ज्यादा पावरफुल बना देंगे। तो क्या इसकी सच्चाई क्या है आखिर में, इस चर्चा को लेकर के ये दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप दोनों का पॉलिटिकल दावपेच में। और मेरा पहला जो सवाल है वो है काला जी से, जो कि विंग कमांडर काला हैं, जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेस में एयरफोर्स को सर्व किया है। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि रफाल की एंट्री हो चुकी है, और ये रफाल जो है वो काफी ज्यादा एक चर्चा में रहा है पास्ट में, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के, जिसमें वो इश्यूज में बहुत तरीके के तनाव रहे हैं। वो गवर्नमेंट्स अलग अलग चेंज हुई हैं, और फाइनली इस गवर्नमेंट के दौरान रफाल जो है वो हिंदुस्तान की धरती पर उतर चुका है। तो ऐसे में सर, क्या आप देखते हैं कि क्या जो है जो 5 ये रफाल आए हैं, क्या वो टेररिज्म से, और जो पड़ोसी देश हैं जिनका साया जो है वो हिंदुस्तान पे मंडराता रहता है नेगेटिव वे में, तो क्या ये कम्बैट कर सकते हैं अपने एनिमी से, और अब क्या हम हिंदुस्तान को जो है वो एक पावरफुल देश के रूप में देख रहे हैं? That's a good question that you asked. Let us look at things in perspective. The minimum sanction strength that we need in Air Force is 40 squadrons. And in order to have combat capability for both the fronts, Eastern Front and Western Front, we need to have roughly 48 squadrons. As against that, what do we have today? We have 28 squadrons of combat aircraft. We have received 5 Rafale. We are expecting 31 more over next 2 years. We have ordered for 21 MiG-29 and 12 Su-30s on emergency basis. Right? So this will add roughly 3 to 3.5 squadrons of strength of combat aircraft to Air Force. Rafale, as we know, it is a generation 4.5 Omni-role aircraft. Its acquisition has generated so much excitement. It's unbelievable the kind of media hype we see day in and day out. Yes. Right? A lot of it appears to be because of political reasons. That, its acquisition, the whole process went through so much drama that it created a lot of excitement, and it came at a time when, there was activity happening on the Chinese front, that this generated more excitement. Now, when I look at it from a user perspective, what do we find? We find, number one, that it's a complete product. It's not a work in progress. This aircraft has been in use. It has seen action, at various places. And before that, when we launched this MMRCA project, we shortlisted 6 aircraft. Subsequently, we shortlisted 2 aircraft, Right, which were found to be meeting all MMRCA requirement. And out of that, we found that Rafale was best on financial. Sir, I think it got disconnected somewhere. Yes, I think we've lost him. Okay, you know what I think? Yes, we'll continue with you, sir. What Wing Commander Kala was saying was that it has taken us quite some time, and एक बहुत ही intensive हमने search करके test करके ये aircraft को we have selected this aircraft.
अब सिलेक्ट करने में नॉर्मली जब वो टेक्निकल कैपेबिलिटी में मिल जाता है, देन आर जो टेंडर प्रोसेस होता है उसमें हमको ये देखना होता है कि ऑल्सो कि उसकी लोएस्ट कॉस्ट हो, दैट द एयरक्राफ्ट इज ऑल्सो एट द लोएस्ट कॉस्ट. And this was the great part. It was lucky. I mean, you should say we were very lucky in this. कि जब टेंडर खोला गया टाइफून और रफाल का, दोनों ये लास्ट दो एयरक्राफ्ट थे, तो ये L1 में आया. दैट मीन्स इट वाज द लोएस्ट कॉस्ट ऑल्सो. सो दिस वाज अ वेरी ग्रेट थिंग बिकॉज हमने टेक्निकली इसको सिलेक्ट किया था एज नंबर 1. अब कॉस्ट में भी हमारे को ये बेटर पड़ रहा था. तो दिस इज द एयरक्राफ्ट व्हिच वाज सिलेक्टेड. सर मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा. मेरा सवाल एक्चुअली में ये है, जो विंग कमांडर काला आंसर कर रहे थे, वो जो है संपर्क टूट गया. तो सर मेरा जो है वो आपसे सवाल है कि ये वाकई में क्या एनिमी की जो साथ कम्बैट करने में अब हिंदुस्तान जो है वो सक्षम हो गया है? ऑफ कोर्स 31 स्क्वाड्रन जैसे मेरे को बताया है कि होते हैं, अभी बाकी के आने 2 इयर्स में बाकी हैं. तो क्या ये इंडियन जो एयरफोर्स है उसको इतना सक्षम बना दिया है और अब हम एनिमी से कम्बैट करने में बहुत सक्षम हो गए हैं क्या? इसकी रियलिटी क्या है सर? इसकी रियलिटी ये है कि एयरफोर्स जो है एक डेटरेंट है. देखिए, अगर ग्राउंड फोर्सेस ने फाइट करना है, एयर पार से एयर, हमारे को एयर सुपीरियोरिटी चाहिए, या तो वो जिस स्पेस पे हमारी आर्मी फाइट कर रही है उस स्पेस पे उनके ऊपर जो पूरा अम्ब्रेला है वो खाली होना चाहिए. अगर उनकी एयरफोर्स आ गई तो हमारी आर्मी आगे मूव नहीं कर पाएगी. राइट. अब इन एयरक्राफ्ट के आने से क्या होगा, वो हम अम्ब्रेला इनको दे सकेंगे. हमारे पास Su-30 थे पहले, MiG-29 थे. MiG-29 का उनकी रेंज लिमिटेड है. Su-30 की रेंज है, लेकिन Su-30 उस लेवल का नहीं है. उसके पास वो वेपन्स नहीं थे जो कि अगर एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहा है उसको पहले ही रोक सकते. अब रफाल की क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, इसके पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं कि एनिमी एयरक्राफ्ट 100 किलोमीटर की दूरी पे भी अगर है तो ये उसको बियॉन्ड विजुअल रेंज से हिट कर सकता है. राइट. अब उसके कारण हम अपनी आर्म फोर्स, हमारी ग्राउंड फोर्सेस को कवर दे पाएंगे. राइट. सो अलोंग विद दैट इसके अंदर ये भी है कि अब क्या है, जहां से दुश्मन टेक ऑफ कर रहा है या उनकी बैक फोर्सेस हैं जो सपोर्ट फोर्सेस होती है, राइट, हमारे पास एयर टू ग्राउंड मिसाइल इस एयरक्राफ्ट में आई हैं जो कि अप टू 300 किलोमीटर हम उन टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ हिट कर सकते हैं. बालाकोट में क्या था, हमारे को अंदर जाना पड़ा था. राइट. अब इस एयरक्राफ्ट से हमारे को अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, हम अपनी साइड से ही इसको अटैक कर सकते हैं. तो मतलब एक तरीके से सर मैं इसमें इंटरप्ट करना चाहूंगा, एक तरीके से जो आर्मी है, जो हमारी आर्मी की एक जो विंग है जिसे एयरफोर्स कहा जाता है, वो अब बहुत ही ज्यादा सक्षम हो चुकी है और जो है बेसिकली कम्बैट करने से एनिमी से. ये आप सवाल का आंसर देना चाह रहे हैं, राइट? मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे हमारी कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो गई. बस कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज हुई है. राइट राइट राइट. सर हमारे साथ मिस विंग कमांडर काला जी भी जुड़ गए, तो उनको भी ले लेते हैं सेशन में. हमारे साथ बीच में संपर्क टूट गया था, अब हमारे साथ फिर से जुड़ गए विंग कमांडर काला जी. सर मेरे आपका जो सवाल था उसका जो आधा आंसर था वो हमें बक्कू जी ने दिया है. तो मेरा अब अगला सवाल है जो अश्विनी बक्कू जी से है, ग्रुप कैप्टन अश्विनी बक्कू जी से. सर द थिंग इज दैट वी हैव सीन ऑपरेशन बालाकोट which has created, अभी जैसे आपने उस उत्तर में भी ये वाली चीज बोली है, बालाकोट का जिक्र किया है, बट मैं बालाकोट कोट की तरफ सीधा निशाना कर रहा हूं, जो कि एक बहुत बड़ा, एक हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी जीत मानी गई थी बालाकोट ऑपरेशन की. नो डाउट उसके बाद एक रिवेंज भी हुआ, वो चीजें पीछे पीछे चली, वो एक रिवेंजफुल चीज के रूप में भी, जो एक सैनिकों से भरी बस को ब्लास्ट किया, तो एक रिवेंजफुल, ऑफ कोर्स कुछ जाएगा इतना बड़ा तो उसका भरपाई तो करनी पड़ेगी. तो ऐसे में सर वी हैव सीन ऑपरेशन बालाकोट. नाउ आफ्टर इंक्लूडिंग रफाल इन द इंडियन एयरफोर्स, हाउ बेटर वी कैन हिट द टारगेट्स? मतलब जैसे आपने अभी बताया हाफ द वे कि टारगेट्स को अब टेक्नोलॉजिकली बहुत दूर से भी हिट किया जा सकता है, तो उसके बारे में सर टेक्निकल टर्म्स में हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, टेक्निकली कैसे ये पॉसिबल किया है रफाल, जो कि एक आधुनिक एयरक्राफ्ट है. प्लीज देखिए जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि इसके साथ में एक मिसाइल आई है जिसको स्कैल्प मिसाइल कहते हैं, SCALP.
नाउ इस मिसाइल का, ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, प्रिसीजन मिसाइल। ये मिसाइल अप टू 300 किलोमीटर की रेंज पे जाके प्रिसाइजली टारगेट को हिट कर सकती है। अगर आप बालाकोट वाला इंसिडेंट बोलो, हमारे मिराजों को अंदर जाना पड़ता, अब हमारे को इतना अंदर जाने की जरूरत ही नहीं। जैसे मैं पहले जैगुअर्स से था, जैगुअर्स का रोल था डीप पेनिट्रेशन करके अंदर जाके हिट करके वापस आना, जिसके अंदर क्या है कि हमारे एयरक्राफ्ट भी डाउन होंगे क्योंकि उनकी एयर डिफेंस भी होगी। तो अब क्या है, अब हम स्टैंड ऑफ से ही हिट कर सकेंगे। तो बालाकोट जैसा अगर इंसिडेंट हमारे को करना है, अब बालाकोट से एक बात तो क्लियर हो गई है कि हमारी पॉलिटिकल विल है। पहले हम लोग एयरफोर्स नहीं यूज करते थे कि एस्केलेशन हो जाएगा, अब पॉलिटिकल विल तो है कि अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ तो वी आर विलिंग टू यूज एयरफोर्स। पहले हम लोग एयरफोर्स यूज नहीं करते। अब विद दीज मिसाइल साथ में, नॉर्मली जो अगर आप मिराज 2000 देखिए तो उसके साथ जो ये स्मार्ट बॉम्ब जिसको हम बोलते हैं, उसको हमारे पास इजरायली स्पाइस 2000 करके उसके अंदर किट लगता है। अब इसके साथ में सर मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा सर, ये आप उसकी बात कर रहे हैं जो आपने कारगिल मिशन, कारगिल वॉर मिशन के दौरान यूज किया था, क्योंकि व्यूअर्स इसका क्लैरिफिकेशन भी चाहेंगे। ये वही उसी की बात कर रहे हैं सर? ये स्पाइस 2000 उस टाइम भी हमारे मिराजिस के अंदर था और उसी के साथ हम प्रिसीजन बॉम्बिंग कर रहे थे मिराजिस से। अब क्या है, इस एयरक्राफ्ट में वो इंटीग्रेट करने में थोड़ा टाइम लगना था, इसीलिए इंडिया ने इमीडिएटली उसी का एक दूसरा सिस्टम जिसको हैमर बोलते हैं, वो हैमर हमने सिस्टम ले लिया है, अपने नॉर्मल बॉम्ब के साथ उसके साथ फिट करके अप टू 100 किलोमीटर्स वो बॉम्ब्स भी हम प्रिसाइजली मार सकते हैं। 70, 50, 60 पहले मारते थे, अब हम अप टू 100 किलोमीटर मार सकते हैं हैमर के साथ। तो हमारे पास दो हैं एयर टू ग्राउंड, एक तो हमारे पास स्कैल्प आ गया है जो 300 किलोमीटर तक मिसाइल में जा सकती है, ग्राउंड को हिट कर सकती है। दूसरा नॉर्मल बॉम्ब भी हमारे पास 100 किलोमीटर तक जाती है। तो ऑब्वियसली हमारी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो गई है और ऐसे मिशन जैसे बालाकोट के हैं थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएंगे। तो सर मैं एक बालाकोट के जिक्र हुआ है, मैं आप ही से एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है, मिक्स सवाल है, जिसमें बेसिकली क्या है कि नो डाउट ये जो है एयर चीफ मार्शल उस टाइम धनोआ जी थे जिस टाइम पे ये जो है ये कंडक्ट हुई थी एक्टिविटीज। तो सर ये ऑफ कोर्स आप उसके बाद से आप जैसे बता रहे हैं कि पॉलिटिकल विल और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है एयरफोर्स को लेके भी हिटिंग टारगेट्स। तो क्या सर अब ये पॉलिटिकल विल जो चाइना और जो पाकिस्तान और इवन नेपाल भी छोटा छोटा अब उठ रहा है, फायरिंग सुनी गई थी पीछे उस वहां से भी, तो क्या अब ये जो पॉलिटिकल विल है अब ये कंटिन्यूअसली दिखेगी रफाल के आने से, या वैसे भी ये बालाकोट के बाद से आपको क्या दिखा है कि ये एक्चुअल में अब रहेगी हमारे साथ पॉलिटिकल विल अपनी फोर्सेस को ऐसे अटैक करने पे दूसरे नेशंस पे? मैं नियरली 40 इयर्स से, देखिए आई हैव बीन इन द इंडियन एयरफोर्स, 28 इयर्स मैंने एयरफोर्स में रहा है, बट आई जॉइन्ड द एयरफोर्स इन 79। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स इज हम लोग ने क्या किया था, पहले कभी एयरफोर्स को यूज नहीं करते थे क्योंकि ये फियर होता था एस्केलेशन नहीं हो जाए, और उसके लिए एस्केलेशन का रिस्क लेने के लिए कि उसको कैसे संभालना है। देखिए आर्म्ड फोर्सेस क्या है, वी गो ऑन द कंट्रोल एंड द डायरेक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल विल। कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी के उस पे हम लोग जाते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे को अल्टीमेटली सैंक्शन वहां से लेना है। बालाकोट का कैंसर सैंक्शन है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया की थिंकिंग अब बदल गई। पहले इंडिया एक्सेप्ट करता रहता था, अब इंडिया की थिंकिंग बदलने से वी आर क्लियर कि अगर हमारे को जरूरत पड़ी तो वी विल हिट। दिस इज द ग्रेट चेंज व्हिच हैज हैपेंड। ओके सर, ये आपने तो बात बोली, ये तो एक अचीवमेंट मानी जाएगी हिंदुस्तान के लिए, और करंट गवर्नमेंट को ऑब्वियसली इसका क्रेडिट दिया जाएगा क्योंकि उनके ये जो टाइम स्पैन है उसमें ये सब चीजें हुई हैं। सर अब मैं अगला सवाल चलता हूं विंग कमांडर काला जी से, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। सर आपको क्या लगता है कि डू यू थिंक दैट चाइना वुड बी मोर कॉशियस नाउ विद रफाल कमिंग, और उसके लिए कोई बिग डील नहीं है एज चाइना इज जाइंट एंड बहुत एग्रेसिव रहा है शुरू से, और साउथ चाइना सी में भी एक्टिविटीज जो है वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स के तौर पे एक बहुत ही आधुनिक तरीके से स्ट्रैटेजी मानी गई है डेवलपमेंट में, एक एडवांस टेक्नोलॉजी की। क्या चाइना रफाल से डरेगा और हिंदुस्तान से अब जो है थोड़ा सा पीछे रहेगा? क्या कहना है सर आपका इस पे? देखिए गौरव, जैसे कि अभी ग्रुप कैप्टन भाकू साहब ने बताया कि आर्म फोर्सेस के लिए पॉलिटिकल विल बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी नेशन
के लिए बोले कि तैयार है लड़ने के लिए, उसके अंदर 4-5 पैरामीटर्स है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल विल, फिर आता है आपके आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी, फिर आती है कंट्री की इकोनॉमी, और लास्ट में वी कैन से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है दुनिया की। अभी अगर हम देखें जो हमारी भारत सरकार ने जो भी कुछ किया है अभी, चाइनीज एप्स को ब्लॉक किया, चाइनीज कंपनी को ब्लॉक किया, तो ये हमारे देश का पॉलिटिकल रिजॉल्व दिखाता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप डिसीजन ले सकती है कि हम किसी को हमारी जमीन नहीं लेने देंगे, और कोई आएगा तो उसको हम सुटेबल रिस्पॉन्ड देंगे। दूसरी बात आती है आर्म फोर्सेस की। अब अगर हम आर्म फोर्सेस को देखते हैं तो हमारा जो डिप्लॉयमेंट हुआ है वो चाइनीज डिप्लॉयमेंट को मैच करता है। उनकी आर्मी है डिप्लॉयड, हमारी भी आर्मी डिप्लॉयड है, उनके एयरफोर्स है डिप्लॉयड, हमारे भी एयरफोर्स डिप्लॉयड है, और उनको हम बराबर मैच कर रहे हैं। एक और चीज जो अच्छी हुई इस बार वो ये थी कि हमने नेवी का भी डिप्लॉयमेंट देखा। नेवी का पोजिशनिंग ऐसा हुआ जिससे कि चाइना को यह पता लगे कि भी इंडिया इज गिविंग ए मैसेज, और जो कि चाइना को रजिस्टर हुआ। फिर हम देखेंगे कि हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी है, उनके लड़ने की विल पावर कैसी है। तो हमारी आर्मी जो बैटल हार्डन आर्मी है, और उसका असर हमने देखा गलवान के अंदर कि गलवान के अंदर क्या हुआ। हमारा नुकसान हुआ, बट जो भी रिपोर्ट्स देखी हैं दुनिया भर की हमने, चीन का करीब करीब हमारे से दुगना नुकसान हुआ है। ये दो मेजर चीजों की। तीसरी अपन बात करते हैं अगर इकोनॉमी की, तो वी आर मच स्ट्रॉन्गर टुडे देन व्हाट वी वर इन 62 एंड 71। इकोनॉमिकली भी वी कैन टेक ऑन एनी इवेंचुअलिटी दैट कम्स आवर वे। और लास्टली अगर अपन देखते हैं जियोपॉलिटिक्स की बात करें, तो अपन ने अभी देखा कि यूएसए ने यूएसएस रोनाल्ड और यूएसएस निमित्ज, जो कि दोनों न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके, जिनके अंदर 12,000 से ज्यादा उनके सैनिक हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं और शिप्स हैं, वो उन्होंने पोजीशन किया चाइना के आसपास। राइट, तो उससे क्या चाइना के ऊपर प्रेशर पड़ा। दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि जो एक क्वाड करके ग्रुप बना हुआ है इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का, उसके अंदर एनुअल नेवी की एक्सरसाइजेज होती हैं। तो अब तक जो एक्सरसाइजेज होती थी उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है क्योंकि इंडिया को कहीं रिजर्वेशन था। 2020 की जो एक्सरसाइज होगी उसमें शायद पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करेगा। ये एक्सरसाइज होगी बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो इससे भी दुनिया को एक मैसेज जाता है कि भी जियोपॉलिटिकली काफी सारे देश जो हैं वो इंडिया के साथ सर मेरा आपसे एक प्रश्न आ जाता है वापस से, जो हमने शुरू किया था, क्या चाइना अब जो है बैक स्टेप लेगा? जैसे ऑफ कोर्स आपने बताया नेवी की एक जो है गतिविधि से उसने जो है ये मैसेज जा चुका है ऑलरेडी कि चाइना जो है वो बैक स्टेप लेगा, बट सर रफाल की एंट्री से चाइना को कितना डर हो सकता है, ये मैं जानना चाह रहा हूं सर। एयरफोर्स के पास रफाल आया है जी। रफाल की एंट्री से हमारी कैपेबिलिटी के अंदर फर्क पड़ा है, राइट, बट हमारे को खाली रफाल ही नहीं देखना, हमारे पास और भी बहुत कैपेबिलिटीज है इंडिया के अंदर। नहीं सर, इस टाइम पर हाइप जो है रफाल ने बनाई हुई है, तो ये क्लैरिफिकेशन चाहिए कि रफाल अपने में इतना सक्षम है या पूरी आर्म्ड फोर्सेस एक को एकजुट होकर के जैसे काम करती है। ऑफ कोर्स जब लोग जानते हैं जब एक एयर स्ट्राइक होती है, खाली एयर स्ट्राइक नहीं होती, उधर से आर्म्ड फोर्सेस भी बॉर्डर पे तैनात रहती हैं कि कोई वहां से गतिविधि ना हो जाए, नेवी उधर से तैनात रहती है कि सब मिलजुल के काम करते हैं। तो ये एक मिक्सचर ऑफ है, लोग डिपेंड हो गए, अब रफाल आ गया है तो शांति की सांस ले, ये इसका क्लैरिफिकेशन क्या है सर? इसका सीधा सा रीजन ये है कि जब आपका कुवैत की लड़ाई हुई थी उस टाइम पे हमने पहली बार सुना था एक एयर लैंड बैटल के नाम से। उससे पहले लैंड एयर बैटल की बात होती है हमेशा। आजकल लोग बात करते हैं एयर लैंड बैटल की, क्योंकि जो एयर पावर है वो आपकी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। उसको मैं एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉय करने में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। दूसरी बात हम देखें, जब चाइना की एयरफोर्स, हम अपने आप को इंडिया के एयरफोर्स को कंपेयर करते हैं, तो एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो है हमारी एयरफील्ड्स की लोकेशंस और उनकी एयरफील्ड्स की लोकेशंस। अब सवाल ये उठता है कि एयरफील्ड की लोकेशन से क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि उनकी एयरफील्ड्स की हाइट अच्छी है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की हाइट है। हमारी एयरफील्ड्स की जो ऑलमोस्ट अंबाला है, दिल्ली है, हलवारा है, ये सब सी लेवल के ऊपर है करीब करीब। तो जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, उनकी वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी वो चाइनीज एयरक्राफ्ट के मुकाबले कहीं ज्यादा है।
सो उस लिहाज से लोगों में एक्साइटमेंट है कि एयर पावर का रोल काफी इंपॉर्टेंट है और रफाल के आने से हमारी एयर पावर को और शक्ति मिली है। तो कहने का मतलब संक्षिप्त में कि चाइना को फर्क पड़ा है, रफाल के आने से चाइना को फर्क पड़ा है, यही सर वन लाइनर? बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ना चाहिए क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी एनहेंस हुई है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ना चाहिए जैसे आपने बोला है, और थोड़ा बहुत कहना भी एक आर्म्ड पर्सनल के लिए जिसने आर्म फोर्सेस को सर्व किया, स्पेशली एयरफोर्स को सर्व किया है, उससे कहना ये बहुत बड़ी बात है। सर अब मेरा अगला प्रश्न जो है वो अश्विनी जी से है। सर आप जानते हैं ये मैं एक पॉलिटिकल प्रश्न पूछ रहा हूं जो कि मिक्सचर है। क्या ये जो रफाल है इसको एक मतलब हाइप मिल रही है बहुत ज्यादा मीडिया में, रफाल आ गया, रफाल आ गया, नो डाउट इस पे बड़े ज्यादा एक करप्शन के एक बड़े बड़े जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट में थे नो डाउट, बट वो कैरी हुए और फाइनली रफाल ने एंट्री ली है। तो सर क्या ये अब गवर्नमेंट जो करंट मौजूदा गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्व कर रही है, क्या एक हाइप बनाने के लिए, एक क्रेडिट लेने के लिए मीडिया में हाइप बनाई जा रही है, रफाल आ गया, रफाल आ गया, एक आधुनिक तकनीक के साथ रफाल आ गया, और क्या और वाकई में इसमें सच्चाई है या ये एक पॉलिटिकली एक जो मोटिवेटेड थिंग है कि ये जो रफाल को दिखाया जाए ताकि गवर्नमेंट को काफी ज्यादा एक सराहाया जाए? ऑफ कोर्स ये इस गवर्नमेंट के टेन्योर में आया है, जहां पे आया होता है वो ही क्रेडिट लेते हैं। क्या कहना है सर इसमें आपका? मेरा इसमें सिंपल सवाल है, देखिए हमारे को 10 साल से ज्यादा लगे हैं इस एयरक्राफ्ट को लाने के लिए। टेक्निकली हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉस्ट वाइज ये हमारे लिए बेस्ट था जी, ऑपरेशन वाइज ये हमारे लिए बेस्ट था। एक्शन किसने लिया? इस गवर्नमेंट ने लिया। जब जैगुआर आए थे तब भी हाइप हुआ था, जब Su-30 आए थे तब भी हाइप हुआ था। हम लोग रिपब्लिक डे परेड या अपना प्रदर्शन क्यों करते हैं? हम अपना जो वॉर प्लानिंग भी करते हैं, वॉर गेम्स भी करते हैं, वो हम क्यों करते हैं? जब हम एनिमी को दिखाते हैं कि हम सक्षम हो गए हैं तो एनिमी पे असर पड़ता है। अगर हम इसको चुपचाप घर में रख लें तो किसी को क्या पता कि हमारे पास क्या है, क्या स्ट्रेंथ है हमारे पास, तो डेटरेंस कैसे होगा? तो ये जो हाइप भी है एक तरीके से ये साइकोलॉजिकल वॉर का भी पार्ट होता है। किसी को बताना कि मेरे में इतनी शक्ति है, अब आप इधर मत आने की सोचिए मत, 2 बारी सोचना बिफोर यू टेक एक्शन। तो हम इसको टोटली पॉलिटिक्स से मत लीजिएगा। पॉलिटिकल देखिए क्रेडिट तो वो लेंगे, जिस गवर्नमेंट को जो लेके आए वो क्रेडिट लेंगे, वो बट नेचुरल है। बट मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूं। मैं तो चाइना को ये बता रहा हूं कि अभी मेरे पास जहाज आ गया है, वॉच आउट, ख्याल रखिएगा बिफोर यू कम। मेरे तरफ से तो ये तरीका है। वो अब आप हम चाहते हैं कि मीडिया इसको प्रोजेक्ट करे, मैं तो चाहता हूं, क्योंकि अगर मीडिया प्रोजेक्ट नहीं करेगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि मेरे पास क्या शक्ति है? सो दैट इज व्हाट आई फील। सर आपने एक बहुत अच्छा बोला। अब मैं सर इसी प्रश्न पे एक इंटरनल प्रश्न आ रहा है। ठीक है, सरकार ने इसको एंट्री दी, मतलब एक हाइप बनाया जाता है, नो डाउट वही क्रेडिट लेता है। आफ्टर ऑल हमें एनिमी को दिखाना होता है कि इसलिए भी हाइप क्रिएट हुआ है। क्या सर ये एक राइट टाइम था ऑटोमेटिकली, मतलब अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनीज, रफाल को इस टाइम पे लाने का? वो उस अपने टाइम के हिसाब से आया या चाइना के तनाव के चलते थोड़ा सा गवर्नमेंट ने दबाव बनाया कि हमें रफाल की एंट्री चाहिए, हमें दिखाना है? आपका क्या कहना है सर? विंग कमांडर काला से बात कर रहा हूं सर। हाँ जी, I'll go with what Baku Saab has said. We have to do posturing for whatever we have. See, जो हम सेना को जो तैयारी करते हैं, सेना की तैयारी जो दिखाते हैं, या भी जो नेवी की जो पोस्चरिंग हुई है, हमारा ऑब्जेक्टिव इज नॉट नेसेसरी टू फाइट ए वॉर। अगर बिना लड़े ही हमारा काम हो जाता है सिर्फ पोस्चरिंग करने से, तो हम क्यों नहीं पोस्चरिंग करें? तो क्या सर ये क्यों नहीं हाइप? सर ये तो पोस्टरिंग तो चाइना भी बहुत टाइम से करता है, पर नो डाउट चाइना एग्रेसिवली हथियार लेता है, वो उसका एक पार्ट रहता है। बट सर ऐसे में क्या चाइना को नहीं पता कि पोस्टरिंग खाली कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे? तो ऐसा मतलब किस तरीके से ये मानसिक जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है? क्योंकि चाइना भी पावरफुल है, वो भी अपनी पोस्टरिंग कर सकता है, इंडिया पोस्टरिंग करके दिखा रहा है। क्या ये मतलब वार नहीं चाहते, सिर्फ दिखावे का है, या क्या होता है सर एक्चुअली में? आप आर्म पर्सन हैं, प्लीज टेक्निकली बताइए हमें। आप देखिए, पोस्चरिंग करने का जब आपने अपने आर्म फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट किया वहां पे जी, तो उसका कुछ तो फर्क देखा ना हमने जी। कुछ जगह से चाइनीज पीछे हटे हैं,
बाकी जगह से हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा हमारे को, बट पोस्चरिंग का असर होना चाहिए. ठीक है इट्स ए मैटर ऑफ टाइम एंड वी हैव टू गिव दैट टाइम. सर, हमारे Yeah, पास सिर्फ please. सर हमारे पास सिर्फ दो मिनट रह गए हैं, प्लीज आप बताइए, वो ऑफ हो रहा है सेशन. आई एम ओनली सेइंग कि पोस्चरिंग नहीं है, कैपेबिलिटी भी है. हम बालाकोट में और हर जगह पे दिखा चुके हैं कि कैपेबिलिटी भी है हमारे पास. ठीक है सर, नॉट ओनली पोस्चरिंग. ये सर मैं इधर ही सेशन को वो करना चाहूंगा, जैसे कि अश्विनी बक्कू जी ने कहा कि हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, खाली दिखाने का नहीं है, कैपेबिलिटी के साथ ही दिखावा होता है. तो वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज लेता है. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए. ये थे हमारे साथ अश्विनी बक्कू जी, जो कि ग्रुप कैप्टन सर्व किया है एयरफोर्स में, और साथ ही विंग कमांडर काला थे, जिन्होंने एयरफोर्स को एक अपना बहुत ही ज्यादा समय दिया है और सर्व किया. उन्होंने शेयर किया कि रफाल की एक्चुअल में जो है एंट्री क्यों हुई है इस टाइम पे, और क्या है सच्चाई, क्या दिखावा था कि दुश्मन को दिखाने का, या वाकई में रफाल ने जो है एयरफोर्स को पावरफुल बना दिया है. ये थे गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दावपेच के लिए मुंबई से.